जी, आज किरण रिजिजू जो बोले मैंने कहा ना, उन्होंने शुरुआत के पहले ओवर में ही हैट्रिक मार दी। वो ढह गया पूरा विपक्ष। किरण रिजिजू के जो तेवर था, सबसे पहले तो कांग्रेस को पूरा नग्न कर दिया कि कांग्रेस का खोखरम क्या है, देश को लूटने की कैसे छूट दी गई। और वो भी देखिए, मुझे याद है, मेरा मानना है मनीष जी कि वो एक प्रक्रिया चल रही है और एक दिन प्रधानमंत्री मोदी इस देश के सामने बम फोड़ेंगे। मुझे लगता है कि इस बिल पर चर्चा में यदि सुन लिया जाए किरण रिजिजू के पूरे भाषण को, अमित शाह के पूरे भाषण को, तो इस देश के जन जन को कांग्रेस से नफरत हो जाएगी। सर, किरण रिजिजू के पक्ष से बिना ये सलट नहीं रहा। मेरे दिमाग में अक्सर आता है कि मैंने एक शो किया था जब किरण रिजिजू को कानून मंत्री बनाया था। रविशंकर प्रसाद जैसे व्यक्ति, आई एम द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया का अहंकार पाले हुए, उसे गर्दन पकड़ के नीचे कर दिया और आज तक वो नीचे ही, आज 2-3 मिनट जो मुझे लगता है चर्चा आप उन्हीं की कर रहे थे। उसके बाद कानून मंत्री जब बना इस किरण रिजिजू को, एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य युवा जो जो अरुणाचल प्रदेश से था, उसे कानून मंत्री से हटाया। जब तक वो कानून मंत्री रहे, वो दहाड़ते रहे मिलॉर्डों के खिलाफ, नकेल कसते रहे, और उन्हें उठाकर जब अल्पसंख्यक मंत्री बनाया गया तो मैं भी उस समय चौंका था। आज समझ में आया कि इस देश में पहला गैर इस्लामिक अल्पसंख्यक मामले का मंत्री किरण रिजिजू को ही क्यों बनाया गया। रिजिजू अरुणाचल के हैं, लेकिन हिंदी में उनके तेवर आज देखने लायक थे, और जिस तरह से वो फॉर्म में थे, ऐसा आज समझ में आया कि किरण रिजिजू को ही क्यों चुना अल्पसंख्यक मामले का मंत्री। और इस पर उन्होंने बिल पेश करते ही कांग्रेस और पूरे एंटी गैंग को धराशायी कर दिया। मनीष जी, आज किरण रिजिजू जो बोले मैंने कहा ना, उन्होंने शुरुआत के पहले ओवर में ही हैट्रिक मार दी। वो ढह गया पूरा विपक्ष। कि पहले तो उन्होंने बताया कि ये बिल जरूरी क्यों था, और उसको सुन के आदमी कांप जाएगा कि कैसे कांग्रेस ने इनको देश और दिल्ली लूटने का खुली छूट दे रखी थी, लाइसेंस दे रखा था, और उसके बाद उनकी उस लूट को संवैधानिक आवरण दे दिया था कि ये बिल पूरी तरह कानूनी उसको घोषित कर दिया था 2013 के अंदर कानून बनाकर। एक तो ये बताया किरण रिजिजू ने, और जो सबसे खास बात है मनीष, जिसको लेकर ये लगातार नाच रहे थे कि ये मुसलमानों के खिलाफ है और इस्लाम के खिलाफ है, फलाना है, ढिमाका है, तो किरण रिजिजू ने पिछले 2 हाई कोर्ट और 1 सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुना दिया कि इस पूरे बिल का या इस पूरे वक्फ बोर्ड का इस्लाम से या मुसलमानों से कोई लेना देना ही नहीं है। और जरा सुनिए, और बड़े बहुत उन्होंने ढंग से समझाया है और बड़े छोटे से समझाया है। तो इनके पूरे नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी हैं आज किरण रिजिजू ने, और बहुत तैयारी से वो आए थे। वास्तव में वो धन्यवाद के पात्र हैं। गृह मंत्री ने भी उनको धन्यवाद दिया मनीष जी सदन के अंदर। सर, एक प्रावधान आया सेक्शन 108। उस सेक्शन 108 में यह लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान है, इस देश में कोई भी मौजूदा कानून के ऊपर में रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा, ऐसा आपने कानून बनाया है। इस देश में ऐसा कानून कैसे मंजूर कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय जी? हर कानून अपना अपने हिसाब से चलता है, लेकिन एक कानून दूसरे कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ये कोई भी मान्यता नहीं दे सकता है। उसके बाद सर, मैं कुछ प्रोपेगेंडा साथ में जुड़े हुए हैं। उससे पहले जो 2013 में मुझे भी बहुत ताजुब हुआ कि ये पास कैसे जबरदस्ती करवाया है। 2013 में वक्त पे यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, पसंद बिहार। और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं अध्यक्ष महोदय। आप काहे पे उछल रहे हो? मैं अपने से थोड़ी बोल रहा हूं, जो हकीकत बात को बता रहा हूं। आप आराम से बैठ के सुनिए। आपके दल को और आपको सबको बोलने का मौका मिलेगा। माननीय मंत्री जी,
मैं फिर से कह रहा हूं, मैं एक शब्द अपने ओर से नहीं कह रहा हूं, जो घटना है, जो हकीकत है, यही कह रहा हूं। इसमें इनको इसमें इतना उछालने का, उत्तेजित होने का कोई मतलब ही नहीं है सर। क्या शानदार हिंदी है। 2013 में जो काम किए गए हैं उसमें मैं एक चीज जिक्र करना चाहता हूं। इलेक्शन आने वाला था, बहुत ही कम दिन बच गए थे, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगने ही वाला था। हम सबको मालूम है अप्रैल और मई में चुनाव हुआ था। 5 मार्च 2014 को उस समय के यूपीए सरकार ने 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को, जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का तहत आता है, उसको आपने दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर किया। पूरी कांग्रेस की कलंक कथा को सर इसमें मैं कई ऐसे केसेस है जिसको मैं रेफर कर सकता हूं, लेकिन सदन में 3 केसेस का मैं रेफर करूंगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि ये धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। आपको मैं पहले एग्जांपल देना चाहता हूं, सैयद फजल पकुया तंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या केरला हाईकोर्ट का फैसला है। केरला हाईकोर्ट ने कहा द वक्फ बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, प्योर एंड सिंपल, इट इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर भी सुन लीजिए, हाफिज मोहम्मद जफर अहमद वर्सेस यूपी सेंट्रल सुन्नी बोर्ड ऑफ वक्फ का जजमेंट सुन लीजिए। A mutawalli's right is purely a right of management of the property and is not a proprietary right. The duties of a mutawalli are purely of a secular character. His duties are not of a religious character. इतना क्लियर कट रूलिंग है। तीसरा, तिलकायत श्री गोविंद लाल जी महाराज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें हाईकोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पल। अब देखिए मंदिर का भी इसमें एग्जांपल दिया गया है। राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पल इज प्योरली ए सेकुलर मैटर एंड कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए रिलीजियस प्रैक्टिस। प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्पल नहीं, टेम्पल का जो प्रॉपर्टी है। उसी प्रकार से आप बार बार कहना कि मुसलमानों का अधिकार में है, गैर मुसलमान कैसे आ रहा है, ये तर्क ही नहीं बनता है। आप ये आज से ये बात बोलने के लिए बंद कीजिए। किरण रिजिजू के जो तेवर था, सबसे पहले तो कांग्रेस को पूरा नग्न कर दिया कि कांग्रेस का कुकर्म क्या है, देश को लूटने की कैसे छूट दी गई। और वो भी देखिए, मुझे याद है उस समय पार्लियामेंट कवर करता था, चुनाव से कुछ दिन पहले ये बिल लाया गया, पास करा लिया गया। तारीख बता रहे हैं कि 5 मार्च 2014, मई में तो सरदार जी विदा हो गए थे, 15 मई को विदा हो गए थे, तो समझिए 2 महीने पहले, तो वो उससे पहले यानी 5 मार्च को हुआ है, तो इसके 2-4-10 दिन बाद उसकी चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई होगी। तो उससे पहले 5 दिन पहले ये काम करने का मतलब सीधा था कि ये मुसलमानों को खुश करने के लिए या पाकिस्तान को खुश करने के लिए, कुछ विदेशी एजेंसियों को खुश करने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है मनीष जी की वो जो 123 प्रॉपर्टियां हैं वो लुटियंस दिल्ली के अंदर दी गई हैं। लुटियंस दिल्ली के अंदर, तो लुटियंस दिल्ली के अंदर मतलब आप समझिए कितने हमारे सारे देश के सारे महत्वपूर्ण संस्थान वहां पे हैं, सारे महत्वपूर्ण दफ्तर वहां पे हैं, प्रधानमंत्री निवास वहां पर है, राष्ट्रपति भवन वहां पर है। तो कहाँ पर इन्होंने अड्डे बनाने के लिए जगह दी थी। ये किसी मुल्ला मौलवी के लिए नहीं की मनीष जी, मैं फिर कह रहा हूँ, दर्शकों से कह रहा हूँ, उसको जरा समझिए। जो बात मैं अभी शुरुआत में मैंने कही कि सरकार के पास कुछ खबरें थी, तो वही काम यहाँ पर हुआ है कि इन मुल्ला मौलवियों के नाम पर कुछ ऐसे तत्वों को दी गई वो जमीनें कि वो पूरे देश के जो पूरा केंद्र है दिल्ली, उसके ऊपर वो निगाह बड़े आसानी से रख सके। और वो अब उनको उसके बाद मोदी सरकार आ गई, इनकी सरकार बह गई, इनके इरादे पूरे नहीं हुए, तो अभी शायद नोटिफाई नहीं हुआ था और उसकी लड़ाई आज भी मुल्ले लड़ रहे हैं। लेकिन वो मुल्ले आपका जो है सामने चेहरा बने हुए हैं, पीठ के पीछे उनके कोई बड़ी ताकतवर शक्तियां जो देश की दुश्मन भी हैं और देश के बाहर की भी हैं। ये कांग्रेस ने उनको ओबलाइज किया था और उसी का नतीजा है कि पिछले 11 साल से, जब से मोदी सरकार यहाँ सत्ता में है, तब से वो शक्तियां कांग्रेस को ओबलाइज कर रही हैं। जैसे अभी आपने यूएसएड वगैरह की बात सुनी, तो वो कौन लोग हैं इसमें बड़ा, मेरा मानना है मनीष जी कि वो एक प्रक्रिया चल रही है और एक दिन प्रधानमंत्री मोदी इस देश के सामने बम फोड़ेंगे कि कैसी साजिश चल रही थी और कौन कौन उस साजिश में शामिल था।
और ये उसी प्रक्रिया का एक अंग मैं मान रहा हूँ। आज जो ये बिल आया है ये हक वक्फ वाला नहीं है, ये जिस तरह से जमीनों की लूट की गई और उस संवेदनशील स्थानों की लूट की गई और उसके अलावा जो हजारों करोड़ रुपए महीना जो नंबर 2 में जा रहा था, काले धन के रूप में जा रहा था, वो देश के खिलाफ कहीं इस्तेमाल हो रहा था, उसका एक बड़ा हिस्सा हो रहा था। अब वो कहाँ हो रहा था, कैसे हो रहा था, ये आने वाले समय में हम लोग को पता चलेगा। बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने संसद की आज कार्रवाई नहीं देखी, मैं तो सुबह से हम और आप इसको देख रहे थे, एक जर्नलिस्ट के रूप में हमारी नजर थी, लेकिन हम भी सर ये सोच नहीं पा रहे थे। हमें भी लग रहा था कि एक वक्फ बिल है जो एक लूट की जमीन जो है उसको वो उस पर रोक लगाने का है, लेकिन इस बिल पर अमित शाह का बयान, इस बिल पर किरण रिजिजू के फैक्ट और उसने पूरे देश को चौंका दिया कि दरअसल कांग्रेस ने इस देश का विभाजन हिंदू मुसलमान के नाम पर करके, मुझे लगता है कि इस बिल पर चर्चा में यदि सुन लिया जाए किरण रिजिजू के पूरे भाषण को, अमित शाह के पूरे भाषण को, तो इस देश के जन जन को कांग्रेस से नफरत हो जाएगी। मैं दूसरे क्षेत्रीय पार्टियों की बात नहीं कर रहा, जन जन को कांग्रेस से नफरत हो जाएगी। नहीं, कांग्रेस से नफरत तो मनीष जी ऐसे समझिए कि मैंने बताया कि ये वक्फ बोर्ड जो है ये जड़ ही कांग्रेस की है, जड़ ही कांग्रेस की। अब लोगों को ऐसे शायद ना समझ में आए तो जरा दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। आपको याद होगा भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था 1925 है, संभवतः 1925 या 1927, दिल्ली के अंदर असेंबली में उन्होंने बम फेंका था। तो असेंबलियां तब भी थी, मैं इसलिए बता रहा हूँ असेंबलियां तब भी थी। तो वो 1927 में जब भगत सिंह ने बम फेंका तब वो चर्चा में आ गई। तो उसी असेंबली में कांग्रेस के टिकट पर कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में 1910 में जिन्ना जब पहुंचा है, तो उसने वहां पहुंचते ही 2011 में मुस्लिम वक्फ बोर्ड बनाया था, जिसको आज हम ढो रहे हैं। तो ये इन कांग्रेसियों का जरा चरित्र समझिए कि इनका आज भी जिन्ना से लगाव है, आज भी जिन्ना को ढो रहे हैं और इस जिद पे अड़े हुए हैं कि जिन्ना को ही हम मानेंगे। तो ये है इनका खेल। जो अभी मनीष जी ने कहा कि लोगों को घृणा हो जाएगी, तो वास्तव में जिनको नहीं मालूम है उनको घृणा होगी, जो जानते हैं उनको तो घृणा हो चुकी। और इसीलिए कांग्रेस पिछले 2014 से अगर कहूं तो 2014 से राष्ट्रीय स्तर पर तो भिखारी वो बनी हुई है और एक एक करके वो प्रदेशों में भी भिखारी होती जा रही, जैसे जैसे लोग जानते जा रहे हैं। किसी भी कीमत पर कोई भी भारतीय इस पार्टी को स्वीकार ही नहीं सकता। बिल्कुल, और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि इस चीज को हर किसी को ये देखना चाहिए, कांग्रेस के इस कुकृत्य को पूरी तरह से वो तभी समझ पाएंगे। और इसीलिए किरण रिजिजू क्यों बनाए गए मंत्री, ये आज समझ में आ जाएगा।